हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लासरूम में। आज हम लोग देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। तो जो संक्षारण होता है, कुछ धातुओं की सतह वायुमंडल और जल आदि के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारी धातु है उसे मान लीजिए अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, जैसे हमारा लोहा हो गया, उसे अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? इस तरह का हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का था, आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार का हमारा जो है लोहा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो आप लोग ये सिंपल परिभाषा इतनी लिखना है आप लोगों को संक्षारण की, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जैसे कि अब इसको भी लिख सकते हैं चाहे तो आप लोग, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक संक्षारण का उदाहरण है। और जो चांदी का काला पड़ना, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। और कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत जो है बनना, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। आप लोग देख सकते हैं उदाहरण में। अब चलिए इसका जो है रासायनिक सिद्धांत भी जान लेते हैं। तो रासायनिक सिद्धांत क्या होता है? लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को विद्युत रासायनिक सिद्धांत से समझाया जा सकता है। जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। इस सेल में जो है अशुद्ध लोहा एनोड की तरह और जो शुद्ध लोहा होता है वो हमारी कैथोड की तरह कार्य करता है। जल की बूंदें विद्युत अपघटय का काम करती हैं। तो आप लोग इसे जो है इस भाषा को लिखेंगे तो आप लोगों का जो है नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप लोग सिर्फ इतना लिखना है कि जो लोहे पर जंग लगने की जो क्रियाविधि है विद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है, जो हमारी धातु है कोई भी है, लोहे पे हम लोग बता रहे हैं इसलिए हम बताएंगे लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का एक निर्माण हो जाता है। एक सेल की तरह कार्य करने लगता है। इस सेल में अशुद्ध लोहा जो होता है हमारा एनोड की तरह कार्य करता है और जो शुद्ध लोहा होता है वो हमारी कैथोड की तरह कार्य करने लगता है। और जो हमारी बूंदें होती हैं, जो जल की बूंदें होती हैं, जो पानी गिरता है, वो हमारा विद्युत अपघटय का कार्य करता है। तो अब सेल में क्या है? निम्न क्रियाएं होती हैं। अब सेल हमारा जो है निम्न प्रकार की सेल में क्रियाएं होती है। एनोड पर देखिए, एनोड पर कैसे क्रिया होती हैं। मान लीजिए हमारा एनोड है, एनोड पर जो है हमारा एनोड बताया गया है कि हमारा अशुद्ध लोहा, एनोड क्या है? हमारा अशुद्ध लोहा है। तो एनोड पर जब क्रिया कराते हैं तो Fe क्या होता है? विलयन में घुल जाता है। जो आयन बने ये विलयन में चला जाएगा और जो फोर इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकले हैं वो कैथोड पर ले लिए जाएंगे, कैथोड पर ग्रहण कर लिए जाएंगे कैथोड के द्वारा। तो ये कैथोड पर हमने 4H जो है हमारा, ठीक है, और कैथोड पर जब ग्रहण कर लिए गए इलेक्ट्रॉन तो ये जो किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के द्वारा ये ग्रहण किए जाएंगे। तो हमने बताया कि जो कैथोड पर जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किसके द्वारा? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। ये लिखना आप लोग भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी सिर्फ अपक्रिया लिखना आप लोगों को, ठीक है ना? अपक्रिया लिखना है, बाकी भाषा लिखे चाहे ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैथोड पर जो है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन और H2O जो हमारा जल बन जाएगा, ठीक है ना? इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब कुल अभिक्रिया, अब दोनों को मिला के जो हमारी अभिक्रिया बनेगी तो यहाँ से 2Fe लेंगे प्लस 4A जो हमारे जो हाइड्रोजन है उसको लेंगे प्लस ऑक्सीजन लेंगे। इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर लिए गए हैं, इसको लेके चलना नहीं है हमको, ठीक है। अब इस पर क्या होता है इसके बाद कि Fe जो है हमारा, इसको हम जब क्रिया करेंगे तो 2Fe और 2 आयन निकलेंगे इसमें से और प्लस 2H2O बनेगा, ठीक है। इसके पश्चात फिर हम जब दोबारा पुनः अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से हमको अभिक्रिया किससे? लोहा तो लेके चलना पड़ेगा, तो लोहा प्लस जल हो गया और प्लस ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसको आप मैनेज कर लीजिएगा 2 और 1/2, ठीक है। इसको लेके चलेंगे, इस प्रकार आप क्रिया करेंगे तो FeO3 प्लस 4H जो है आयन, एक जो है हाइड्रोजन एक जो है निकलेगा, एक आयन निकलेगा। फिर इसको जो है हमारा जो FeO3 है इसको लेके चलेंगे और जो है इसमें XH2O। फिर अब इसमें पता नहीं कि लोहे पर कितना है, जो हमारा ये ऑक्साइड बना है इस पर कितना पानी एब्जॉर्ब, मतलब कितना पानी जो है लिया गया है, इसलिए यहाँ पे X लगाया जाता है। तो अब इस पर जब क्रिया कराते हैं तो हमारा ये अभिक्रिया बन के तैयार हो जाती है। Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे इस अभिक्रिया को। एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को रिपीटेड देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। अब देख लेते हैं इसको, इसके जो रोकने के उपाय भी देख लेते हैं। तो रोकने के उपाय में आप लोग देखेंगे कि क्या होता है कि संक्षारण
कि जो रोकथाम है, धातुएं शुद्ध होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट बात क्या होनी चाहिए, धातुएं शुद्ध होनी चाहिए। अगर धातुएं शुद्ध होगी तो संक्षारण कम होगा। धातु की सतह चिकनी होनी चाहिए। धातु की सतह अगर चिकनी होगी तो उस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। धातु की सतह पर तेल, अगर हम उस पर तेल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे या पेंट कर देंगे तो उसको संक्षारण के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। आप लोग यही लिखना है, 4 ठो लिखना है आप लोगों को रोकथाम, ठीक है ना। अगर पूछता है 5 अंक में तो इस प्रकार लिखेंगे। और धातुएं जो है लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय धातु Zn का लेप कर दे, जैसे कि विद्युत लेपन के द्वारा भी हम संचारण को रोक सकते हैं दूसरी धातु की परत चढ़ा के। अब ठीक है, ये चारों लिख दीजिए। और फिर मिलते, और बलदानी संचारण भी आप लोग लिख सकते हैं, फिलहाल बहुत सारे हैं। तो संचारण को रोकने के उपाय आप लोग लिख लीजिएगा, जितने हमने लिखे यही लिख लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल मॉडल क्लासेस फ्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर समस्या है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो आप हमें बताइए। हम उस टॉपिक पर आप लोगों को बहुत अच्छा जो है लिख के लाएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा मेरे को झिझक रहती है, जिसके कारण मैं ये समझाने में थोड़ा वो रहता है, जिसके कारण मैं अभी समझा अच्छे से नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग हमारे सामने होते तो मैं उसको थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।